गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो फिर ऐसा क्या रीज़न है कि सरकार दिन रात नोट छाप के गरीबी ख़त्म नहीं कर रही है। आज $1 की वैल्यू लगभग 90 रुपीज़ है। ये कौन बैठ के डिसाइड कर रहा है, और अगर कोई कर भी रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि सभी कंट्री डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए मान गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसा क्या हो गया कि पेड़ की छाल से बने एक नोट के टुकड़े के लिए हर कोई दुकानों में, कंपनीज में 8-8, 9-9 घंटे काम करने लगा। इन सब का जवाब बस एक ही है कि पैसा क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जब आपको किसी सेकेंड हैंड चीज़ को बेचना है तब आप किस तरह डिसाइड करते हैं कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास एक पुराना मोबाइल है और आप उसे बेचना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इसे 100 रुपये में बेचूंगा, और आपके दरवाजे पर 1000 लोग आकर खड़े हो जाते हैं उसे खरीदने के लिए। तो उस केस में क्या करेंगे, आप उसका दाम बढ़ाकर 500 रुपये कर देंगे। और इसके बाद भी अगर 100 लोग रेडी हैं तो आप प्राइस बढ़ाते रहोगे, एटलीस्ट तब तक जब तक एक आदमी आपके दिए ऑफर में इंटरेस्टेड ना हो। ठीक इसी तरह पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, जिसका नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट की दुकान पर जाते हो और देखते हो कि सेब का रेट ज़्यादा है और केले का कम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेब का कलर ज़्यादा अच्छा है और केले का नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सेब की जितनी डिमांड है उस हिसाब से उसका सप्लाई नहीं है। बीच बीच में आप सुनते होंगे कि प्याज का रेट बहुत बढ़ गया है, यानी कि डिमांड जितना है सप्लाई उतनी नहीं है, और जो प्याज का रेट सेट करने वाला है उसने भी वही किया है जो हमने अपने सेकेंड हैंड फ़ोन के साथ किया था। एक कंपनी ने 100 कार बनाई और उसका दाम रखा 1 लाख रुपए। अब जिसके पास पैसे हैं वो तो कार खरीद लेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है अब वो बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। पर एक दिन ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे नोट प्रिंट कर देती है और लोगों में बांट देती है। अब लोगों के पास भी पैसा आ गया है और मार्केट में भी पैसा आ गया है। तो जो पिछली बार 100 लोग कार खरीदने आए थे, इस बार 1000 लोग कार खरीदने आएंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा लोग खरीदने आएंगे। अब जो कार बना रहा है वो भी वही करेगा जो हमने किया था सेकेंड हैंड फ़ोन बेचने के टाइम पे। वो तब तक पैसे बढ़ाएगा जब तक 100 लोग बचेंगे खरीदने वाले। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए नोट छाप छाप कर लोगों में बांट दिए थे। उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी सुधरने की बजाय बर्बाद हो गई थी। लोग बोरियों में भर भर के पैसे ले जाते थे एक ब्रेड खरीदने के लिए। गवर्नमेंट के नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है, असली फ़ायदा तभी होगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, सर्विसेज बढ़ेंगी। अगर सरकार इसी तरह से नोट छापती रहेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जब बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर आप इसे सही तरह से देखें तो एक तरह से आपका रखा हुआ पैसा कम हो जाता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। इन्फ्लेशन 5% है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ अभी 100 रुपये की मिल रही है वो पहले 95 रुपीज़ में मिलती थी। अगर आप हिस्टोरिक डेटा उठाकर देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिलती है कि कैसे इन्फ्लेशन ने साल दर साल लोगों की जेबें खाली की है। और यही रीज़न है कि लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंस में हर चीज़ घूमकर डिमांड एंड सप्लाई पर आ जाती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि पैसा है क्या। आगे आपको इस एक कॉन्सेप्ट से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आपको कोई पैसा क्यों देता है? आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप कोई वैल्यू देते हैं या कोई काम करके देते हैं। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप कोई काम करके देते हैं। दुकानदार को भी पैसा तभी मिलता है जब वो कोई सामान देता है। एक तरह से देखें तो मनी इज इक्वल टू वैल्यू। टाइम टू टाइम मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग अनाज और गेहूं देकर काम करवाते थे। धीरे धीरे लोगों ने उन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन एक टाइम पे आके गोल्ड के साथ ट्रैवल करना, गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहाँ पर आपको अपना गोल्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट के पास जाकर अपना गोल्ड डिपॉजिट कीजिए, उसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट टेक केयर करेगी और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे कोई कोई प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं। और उस रिसिप्ट के बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको गोल्ड लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के यही जो रिसिप्ट थी वो पेपर नोट में कन्वर्ट हो गई। असल में इस कागज़ के नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये बस एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि इसे लेकर आप इंडिया में कहीं भी जाओगे
तो जितना अमाउंट इस पर लिखा है आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। नॉर्मल कागज़ और करेंसी में यही फ़र्क होता है कि नॉर्मल कागज़ बस एक नॉर्मल कागज़ होता है और करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ इंडिया साइन करके ये वचन देते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए देता हूँ। इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि हर कोई इस पर ट्रस्ट करता है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोटों से अपना वचन वापस ले लिया था और जैसे ही वचन वापस लिया 500 1000 के नोट कागज़ बन गए। अब कंट्री के अंदर तो लोगों ने गवर्नमेंट के वादे पर ट्रस्ट करके पेपर करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन जब कंट्री के बाहर ट्रेड करना हो तब क्या होगा? यूएस और इंडिया जब आपस में ट्रेड करेंगे तब किस चीज़ में ट्रेड होगा? आप यूएस से कुछ खरीदने जाते हैं और आप उनसे सामान लेने के बाद अभी कहते हैं कि ये रेड कलर का नोट है, हम इसे रुपीज़ कहते हैं, इसमें हम आपको वचन देते हैं, तो वो क्यों मानेगा? वैसे ही हम भी उनके डॉलर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? और अगर हम किसी सिचुएशन में उनसे वो करेंसी ले भी लें तो हम उस करेंसी का करेंगे क्या? नोट तब पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो। उस टाइम पर हर कंट्री के सामने यही प्रॉब्लम थी। कोई भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पे सभी कंट्रीज को विश्वास हो। अब मान लो यूएस से ट्रेड करके यूएस डॉलर ले आए। अब आपको ज़रूरत है रशिया से ट्रेड करने की और रशिया कह रहा है हम यूएस डॉलर नहीं लेंगे। अब इस केस में हुआ ये कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस से ट्रेड करने में काम आएगा, क्योंकि कोई भी एक करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पे सबको विश्वास हो। लेकिन उस समय एक बात अच्छी थी कि हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पे ट्रस्ट था। लेकिन इतना गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करने के लिए इधर से उधर ले जाना आसान नहीं था। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए लाया गया था द गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। अटैच करने का क्या मतलब हुआ? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लो कि इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 20 रुपये है। मतलब अगर कोई भी 20 रुपये लेकर आएगा तो उसे बदले में 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो उसे 20 रुपये मिल जाएगा। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $2 रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि $2 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली $2 जो है वो हो गया 20 रुपये के बराबर। उसके बाद जब दोनों कंट्रीज ने ट्रेड किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसीलिए ये रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड हो, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेने जाए तो वो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में रहे। ऐसा करके कंट्रीज ने आपस में ट्रेड स्टार्ट किया। उस समय गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, करेंसी बस एक मीडियम था। अब आप कहेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो सिस्टम था वो इतना अच्छा था तो हटाया क्यों गया? और हटाया भी गया तो डॉलर को ही क्यों बेस बनाया गया? जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो कंट्रीज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदने पड़े और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रीज अपने गोल्ड के बेसिस पे जो करेंसी थी उनसे हथियार खरीदने लगी, और धीरे धीरे गोल्ड जो है वो यूएस के पास पहुंचने लगा, क्योंकि यूएस ही मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। वॉर लड़ने के जुनून ने कंट्रीज का पैसा और गोल्ड दोनों ही डे बाय डे खत्म कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तब कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तब कंट्रीज के पास गोल्ड ही नहीं था, और जब गोल्ड ही नहीं था जो कि बेस है ट्रेड का, तो ट्रेड होगा कहाँ से और करेंसीज कहाँ से प्रिंट होंगी? इस टाइम तक दुनिया का ज़्यादातर गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कंट्रीज अपनी कैपेसिटी से ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने की। लेकिन तब तक फिर से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। ये हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव वॉर था। इस बार लिटरली कंट्रीज कर्जे में डूब चुकी थी और यूएस ने इस टाइम पे जम के हथियारों का एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व ऑल टाइम हाई था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसे केस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि गोल्ड को करेंसी से अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्रीज के पास गोल्ड ही नहीं था। तो अगर गोल्ड ही नहीं था तो गोल्ड के बिहाफ पे नोट कैसे प्रिंट होते? जब गोल्ड नहीं था तो ट्रेड कहाँ से होगा, और अगर ट्रेड नहीं होगा तो कमाई कहाँ से होगी एक कंट्री की? इसे लेकर सभी कंट्रीज एक मीटिंग करते हैं साल 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में आईएमएफ और आईबीआरडी ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। आईबीआरडी का काम था जो कंट्रीज वॉर में ख़त्म हो गई हैं उनकी मदद करे और रीबिल्ड करे और इकोनॉमी स्टेबल करे। आज की डेट में इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और आईएमएफ का पर्पस था कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सके। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है तो एक काम ये हो सकता है कि कंट्रीज गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करें।
अब यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ यूएस के पास ही इतना गोल्ड था कि वो यूएस गोल्ड की वैल्यू के बराबर डॉलर प्रिंट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकती थी। और सेम डे यूएस ने ये भी अनाउंस किया कि कोई भी यूएस डॉलर को हमारे पास लाकर गोल्ड ले सकता है और गोल्ड लाकर यूएस डॉलर ले सकता है, और 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू रखी $35। अब इससे हुआ ये कि हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्स में अच्छी होती है, तो वो यहाँ पर ये कर सकती है कि यूएस के साथ ट्रेड करके अपने डॉलर के रिजर्व को बढ़ा सकती है। डॉलर का रिजर्व होना मतलब गोल्ड का रिजर्व होना, जो कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है। ये तरीका बन गया ट्रेड करने का, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी सुधारने का। ऐसा कर करके डॉलर सभी कंट्रीज की रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री के पास डॉलर के रिजर्व्स हो गए और ये एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगी। अब इसमें हुआ ये कि वियतनाम वॉर स्टार्ट हो गई यूएस के साथ, तो यूएस की इकोनॉमी भी डिप हुई। यूएस ने डॉलर गोल्ड रिजर्व के मुकाबले ज़्यादा प्रिंट किए और उधर सारी कंट्रीज की इकोनॉमी भी सुधर रही थी। 1965 में चार्ल्स डी गैलियो अपनी नेवी भेजी, जो यूएस को डॉलर देके शिप के रास्ते से अपना गोल्ड वापस ले आए, और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी यही किया। और यूएस ने गोल्ड की वैल्यू से ज़्यादा डॉलर प्रिंट कर रखे थे, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम रहे थे, तो यूएस का गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से कम हो रहा था और उसकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इसको निक्सन शॉक भी कहते हैं। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब क्योंकि सारी कंट्रीज के रिजर्व डॉलर में थे, तो ये सबकी मजबूरी बन गई डॉलर में ट्रेड करना, और डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। अब बात ये है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये डिसाइड कौन करता है। 1947 में $1 = 1 रुपये था। आज की डेट में डॉलर लगभग 90 रुपये के बराबर है। तो ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर आपको किसी कंट्री का कोई सामान खरीदना है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ही खरीदना होगा। ऑनलाइन भी अगर आप कुछ खरीदते हैं तो पहले आपको डॉलर या यूरो खरीदने होंगे। अब आपको ये इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि बैंक आपके लिए ये सब बैक एंड पे कर रहा होता है। जिस कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, उसी कारण उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी।